कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को इस वीडियो में अर्धवार्षिक पेपर से संबंधित यहाँ पे मैं कुछ मोस्ट आईएमपी प्रश्न दिखाने वाला हूँ। बहुत सारा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि वार्षिक पेपर के लिए ये जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये वार्षिक पेपर के लिए नहीं है। ठीक है, वार्षिक पेपर के लिए जो प्रश्न है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है आईएमपी सूची के तौर पे, और जैसा मैंने बताया है वैसा ही आएगा। मैंने परीक्षा बोर्ड में टिक करा दिया है कि कौन कौन सा प्रश्न आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना है, वहीं से प्रश्न आएगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे कि परीक्षा बोर्ड से 80% से ज़्यादा के प्रश्न आएंगे। देखो 80% तक के फिक्स है कि परीक्षा बोर्ड से जो फंसता है वो 80 तक की ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, किसी में वो 85 हो जाता है, किसी में 90% तक के फंसता है परीक्षा बोर्ड से। लेकिन जो 20% रुका है ना, उसको मैं आपको लास्ट में दूंगा कि 20% से कौन सा प्रश्न आता है, और वो भी मैं ढूंढ के आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। तो फिलहाल अभी आईएमपी सूची में मैंने जिन जिन प्रश्नों को टिक कराया ना, अभी उनको ही अभी आप पढ़ो। चलो आगे देखते हैं अब। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें है एंडोसल्फान क्या है, एक कीटनाशक है, तो यहाँ पे आपको लेना है कीटनाशक। दूसरा है हरित क्रांति से फसल बढ़ी, तो कौन सा फसल बढ़ा है, गेहूं का। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष, विश्व में आर्थिक मंदी का जो वर्ष था वो 1929 था। ठीक है, 1929 से लेके लंबा टाइम तक चला है, तो 1929 ना होके कई बार 30 भी रहता है, तो 30 को भी लेना है आपको। ठीक है, लेकिन 29 फिक्स डेट दिया रहेगा तो 29 को उठाना है। छत्तीसगढ़ में सन 2012 में पारित हुआ, तो यहाँ पे उत्तर आपको लेना है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेना है। परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज, तो यूरेनियम है और थ्योरियम है, क्योंकि यूरेनियम तो यहाँ पे दिया है परमाणु खनिज है, लेकिन थ्योरियम भी एक खनिज ही है। ठीक है, ये पाया जाता है भूपर्पटी में, तो एक प्रकार से खनिज ही होता है। ठीक है, तो यूरेनियम और थ्योरियम दोनों होगा। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकास दर नापने का संकेत क्या कहलाता है। विकास दर नापने का संकेत जो होता है वो होता है जीडीपी होता है। रूस की संसद खालिस्तान का बोलबाला था, मतलब रूस की संसद, यहाँ पे क्या बोला है, बोलबाला था ना। रूस की संसद का नाम मुझे पता है, तो यहाँ पे ड्यूमा और संघीय परिषद दिया कहते हैं। इसमें किसका बोलबाला था, चलो इसको बाद में देखेंगे, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। यहूदियों के लिए 1948 में खालिस्तान देश की स्थापना हुई थी इजराइल की। अभी भी इजराइल का जो युद्ध होते रहता है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इजराइल आपको लेना है। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन समाप्त हुआ सन 1947 में समाप्त हो गया। मतलब जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ ना, उसी सन में ये समाप्त हो गया, मतलब समाप्त हो गया आंदोलन। तो 15 अगस्त 1947 आप लिख सकते हो। पीडीएस के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रत्येक महीने खालिस्तान मूल्य पर खाद्यान्न कराया जाता है। तो भारत सरकार जो है वो 3 रुपये में देता है, लेकिन राज्य सरकार 1 रुपये में देता है। तब अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि ये राज्य सरकार को कह रहा है कि भारत सरकार को। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे 3 रुपये ही लूँगा, क्योंकि खाद्य जो डिपार्टमेंट है वो भारत सरकार का होता है, वो तय करती है कितना में देना है। उसके बाद राज्य सरकार अपने हिसाब से रेट कम करके देता है, वो अलग बात है। चलो आगे देखते हैं। चराई भूमि की कमी, चराई भूमि की कमी क्यों हो रहा है, क्योंकि उद्योगों के कारण, उद्योग लगा रहे हैं तो चराई भूमि की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे उद्योग में आपको लेना है। और उद्योग के लिए ऋण, उद्योग के लिए ऋण कौन देता है भाई, बैंक देता है, तो बैंकों से ऋण लिया जाता है। बिक्री कर, बिक्री कर किस पे लगता है, वस्तु के निर्माण या उत्पादन पर जो कर लगता है उसे हम बिक्री कर कहते हैं। देश में जागृत का आधार, तो यहाँ पे शिक्षा लेना है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है उसका मतलब क्या है, जागृत है वो। डिजिटल क्रांति इंटरनेट को कहते हैं, तो इस तरह से आपको टिक लगाना है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पे त्रिराष्ट्र संधि हुई थी तो सन 1882 में हुई। ठीक है, तो 1882 लेना है। जामुन सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, जामुन कहाँ है, शायद दुर्ग में है क्या, दुर्ग या रायपुर में है, शायद दुर्ग में है, दुर्ग लेना है जामुन को। चलो आगे देखो। सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कर है, तो कर ले लेना है यहाँ पे। पंचशील की नीति में नहीं है, तो पंचशील की नीति में गुट निरपेक्षता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वीपों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया को, क्योंकि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता वो अभी डूबने लगा है, द्वीप में ही है इसीलिए।
तो दूसरे द्वीप में ना इसकी राजधानी को बसाया जा रहा है और हर साल 25 सेंटीमीटर मतलब 20 इंच हर साल डूबता है। 20 इंच मतलब आप समझ सकते हो कि जो आपका हाथ है ना कोहनी तक जाता है तो 1 फीट होता है। तो 1 फीट होता है, इसका मतलब है कि उसमें से इंच 20 बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, इंच 20 नहीं 25 सेंटीमीटर डूबता है। ठीक है, सेंटीमीटर में देख लो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा, यहाँ पे धान आ जाएगा। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस खालिस्तान देश बना तो समाजवादी देश बना। वैज्ञानिक तकनीक से कृषि और अनाज उत्पादन में वृद्धि को खालिस्तान क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको उत्तर लेना है। क्रांति कहा जाता है, एक सेकंड, कौन सा है तीसरा में, क्या आएगा यार उत्तर? उत्तर आना चाहिए, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसका उत्तर। ठीक है, देख लेना एक बार। सबसे ज़्यादा कुपोषित होने की संभावना 0 से 6 वर्ग के बच्चों को होता है। खालिस्तान में सरकार की आय व्यय का विवरण होता है। तो आय और व्यय का विवरण जो है वो वित्त विभाग में होता है और बैंकों में भी होता है। मतलब सरकार के आय और व्यय का विवरण वित्त विभाग में होता है। ठीक है, या आप सन भी बता सकते हो। सन नहीं, जो कैलेंडर है उसके हिसाब से मार्च के अंतिम में होता है आय और व्यय का विवरण। ठीक है, उसके बाद नया साल कब लग जाता है? 1 अप्रैल से। तो आप 2-3 चीज़ लिख सकते हैं। एक तो वित्त विभाग करता है आय व्यय का विवरण, और इसकी जानकारी जो है आय और व्यय के जो विवरण होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ही होता है। चलो आगे देखते हैं। भविष्य की ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहेंगे ना, क्योंकि अभी जो है कोयला एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड रहेगा? ऊर्जा पे। ऊर्जा कौन सा? सौर पे। ठीक है, सौर ऊर्जा आएगा यहाँ पे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तो यहाँ पे सुकर्णो आ जाएगा। संविधान जो है एक अंश लेना है। ठीक है, संविधान क्या है? एक अंश है। अदृश्य भूख शारीरिक कमजोरी को कहते हैं। उत्पादन शुल्क किसे कहोगे? वस्तु की बिक्री पर जो कर लगता है उसे उत्पादन शुल्क कहोगे। आगे देखते हैं। प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है? ठीक है, प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है? तो ऐसी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रकृति में जो संसाधन मौजूद है, ठीक है, जो मानव के उपयोग में हो ना उसे हम संसाधन कहेंगे, जो मानव के उपयोग में नहीं हो उसे संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे पत्थर का हम उपयोग करते हैं तो वो संसाधन, पानी का उपयोग करते हैं संसाधन, पेड़ का उपयोग करते हैं संसाधन है। तो प्रकृति संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है? तो प्रकृति क्या क्या है? पेड़ है, जल है और भूमि है। ठीक है, ये सब चीज़ों का उपयोग कौन करते हैं? मनुष्य। तो इसी प्रकार से संसाधन बन जाती है। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड जो आपको उधार में किसी सामान को खरीदने का मौका दे, उसे आप क्या कहोगे? क्रेडिट कार्ड कह सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए कार्ड भी बनाया जाता है ना, किसी वस्तु को उधार में खरीदने का मौका दिया जाता है और इसके लिए कार्ड बना दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड कहते हैं। मूल्य संवर्धन कर के बारे में आपके क्या विचार है? ये बहुत आसान प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, चलो ऐसे ही आपको प्रश्न दिखा देता हूँ अभी। इसके बाद कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है? शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी? भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसका कारण क्या है? 8वां उपनिवेश को समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार की भावना होने की जरूरत है? जनगणना में कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं? शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी? स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से 11वां है, भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? उल्लेख कीजिए। नीचे अथवा है, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए। ये 4 नंबर के में आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ प्रश्नों को मैंने बाहर से भी ऐड किया है, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारे प्रश्न मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 12वां है, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध को क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों को उल्लेख कीजिए। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? उल्लेख कीजिए। अति राष्ट्रवादी देशों में उभरी फांसीवादी पार्टियों में कौन कौन सी बातें समान थी? इसी तरह से 14वां प्रश्न को भी देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 15 से लेके आपको देखना है, भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, इसके कारणों को लिखिए।
ऋण के आधार पर भारत में कितने प्रकार की फसल पाई जाती है, उदाहरण सहित बनाइए। ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय एवं जमानत आदि की आवश्यकता क्यों होती है, समझाइए। साख से क्या आशा है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाइए। भारतीय संसद के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसी तरह से प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उल्लेख कीजिए और इसका प्रभाव बताइए। नीचे में यहाँ पे कुछ और बिंदु दिया है, जैसे कि ठीक है, इसको भी आपको देखना है। छपाई के लिए, मोबाइल के लिए, मास मीडिया के अंतर, ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है, सोवियत और संसद में क्या अंतर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, उचित मूल्य की दुकान का क्या महत्व है, हिंदी कोड बिल सर्वप्रथम संविधान में किसने प्रस्तुत किया, औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु कौन कौन से योग्यताएं होनी चाहिए, सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है, पन बिजली और ताप बिजली में अंतर क्या क्या अंतर है। इसी तरह से उत्खनन से उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डालिए। जर्मनी की जीत का विश्व युद्ध पर प्रभाव पड़ा, चार। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये सारे प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, ये वार्षिक पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा वार्षिक पेपर के लिए, लेकिन ये जो प्रश्न है ये वार्षिक पेपर का प्रश्न है। तो वार्षिक पेपर के प्रश्न को मैंने ऐड किया है, तो कुछ जो प्रश्न है ये वार्षिक पेपर का है ना, तो इसलिए जब एक बार तैयारी कर लोगे तो वार्षिक पेपर में आपको इसको दोबारा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए, पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन की समानता लिखिए। इसी तरह से महिला की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए। भारत में मानव विकास सूचकांक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। खरीफ रबी जायद फसलों का विवरण उदाहरण से दीजिए। कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाने, अपना विचार दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। निर्वाचन आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। संसद का गठन किस प्रकार होता है, समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया। इसके अलावा मैं आपको एक पेपर सेट दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो मैंने पेपर सेट भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋण में फसलें बोई जाती हैं। ये किस ऋण में फसल बोई जाती है, मतलब सॉरी ऋण नहीं, ऋतु है, सॉरी, किस ऋतु में सर्वाधिक फसल बोई जाती है। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते, खरीफ है, रबी है, जायद है। देखो सर्वाधिक जो फसल है ना वो खरीफ में बोई जाती है ना, जब बारिश होता है उसी समय, तो यहाँ पे खरीफ आ सकता है। ठीक है, ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है, तो आपको पता होना चाहिए। सावधि जमा खाता यहाँ पे दिया है क्या, तो यहाँ पे बचत खाता दिया है, चालू खाता दिया है, स्थायी जमा खाता दिया है, तो इसी को हम कहते हैं सावधि जमा खाता, स्थायी जमा खाता को। सबसे पहले व्यापार का साधन था कार्ड, वस्तु विनिमय, नोट, धन। वस्तु विनिमय, आदान प्रदान, ठीक है, ये होगा इसका। गुणनिरपेक्ष की नीति के बाद भी भारत का दृढ़ संबंध किस देश से था, दृढ़ संबंध सोवियत रूस। आज भी हम उसे अपना घनिष्ठ देश बोलते हैं ना। चलो आगे देखते हैं। फांसीवाद का संस्थापक था मुसोलिनी ही था ना, फांसीवाद का संस्थापक, ठीक है, इसको ही लेना है। जर्मनी की सेना को पहली बार खालिस्तान में हार का सामना करना पड़ा। अब इसका उत्तर आपको खुद देखना है। मोटर गाड़ी उद्योग भारत के खालिस्तान और खालिस्तान प्रदेशों में स्थित है। खालिस्तान में सरकार की आय का विवरण होता है। भारत की राजभाषा, ठीक है, हिंदी है। वैज्ञानिक तकनीक से कृषि और अनाज उत्पादन में वृद्धि को क्रांति, ठीक है, आगे देखो। जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है ना, तो जवाहरलाल नेहरू अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये सब के सब। जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए। आयात कर और निर्यात कर में अंतर लिखिए। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धात्विक खनिज क्या है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। कृषि भूमि के कम होने से क्या होगा। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न है। सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है। महिलाओं को बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। आपात क्या है। 1975-77 के बीच आपातकाल में शासन ने क्या क्या
अलोकतांत्रिक कार्य किए। डूमा एक सफल लोकतांत्रिक संसद क्यों नहीं बन पाई, इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। सैनिक की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पनबिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है। इसी तरह से दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उचित संबंध नीचे में दिया है। कोयले का विवरण, कोयले का विकल्प कह रहा है ना, तो कोयला का विकल्प क्या होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम, रासायनिक खाद है, परिवर्तन चट्टान है, सौर ऊर्जा है, परमाणु है। तो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है यहाँ पे, भविष्य की ऊर्जा तो सौर ऊर्जा है। बॉक्साइड बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। मिट्टी प्रदूषण जो है रासायनिक खाद से होता है। और संगमरमर जो है वो परिवर्तन चट्टान है, तो कोयले का भी विकल्प आ जाएगा, परमाणु ऊर्जा में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो, जो नहीं मिल रहा था मैंने कैसे ढूंढा, जो मुझे पता है पहले मैंने उसको मैच किया, उसके बाद अंत में इन सभी को मैच करने का तरीका देखा, तो आसानी से सही जोड़ी मिलाव बन जाता है। क्योंकि आपके पास इसका उत्तर आपको मतलब प्रश्न पत्र में ही देखने को मिलता है, बस दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको अर्धवार्षिक पेपर का कुछ मोस्ट आईएमपी प्रश्न दिखा दिया। इसे अच्छे से आप लोग रीड कर लेना। हर जगह पेपर अलग अलग आ रहा है, हर स्कूल के हिसाब से पेपर ले रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा प्रश्न मैं दे रहा हूँ।